दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान करो। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति शांत जल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। कह रहा है एक व्यक्ति है शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। कह रहा है कि नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का दोगुना है। कह रहा है कि जब व्यक्ति जो है धारा के प्रतिकूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसके बाद वापस आता है धारा के अनुकूल चलकर, तो पता चलता है उसे कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल की तुलना में दुगना समय लगा है। मतलब अगर धारा के अनुकूल जाने में उसे 1 घंटे का समय लगा था, तो धारा के प्रतिकूल आने में इसका मतलब ये है कि अगर धारा के अनुकूल जाने में उसे 1 घंटे का समय लगा था, तो धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 2 घंटे का समय लग रहा है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि धारा का वेग ज्ञात करिए, धारा का वेग ज्ञात करिए। हाँ। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की जो स्पीड है शांत जल में तैरने की, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या कह रहा है कभी देखिए, आगे कह रहा है कि नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय जो है धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का दुगुना है। इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाने में कुल मिलाकर 1 घंटे का समय लग रहा था, तो उसी व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल जाने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगा है। इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर दोस्तों हमसे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाने में दुगना समय लगा है, धारा के प्रतिकूल जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा दुगना समय लगा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर धारा के अनुकूल जाने में व्यक्ति को 2 घंटे का समय लगा था, तो धारा के प्रतिकूल आने में उसे 4 घंटे का समय लगा है। इसका मतलब यही है कि अगर धारा के अनुकूल जाने में उसे 3 घंटे का समय लगा था, तो धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को तय करके आने में 6 घंटे का समय लगा है। तो मैंने मान लिया कि भैया धारा के अनुकूल उसे जाने में कुल मिलाकर 1 घंटे का समय लगा था। अगर धारा के अनुकूल जाने में कुल मिलाकर उसे 1 घंटे का समय लगा था, तो धारा के प्रतिकूल इस प्रकार देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो भैया 2 घंटे का समय लगेगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो भैया हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों, धारा के अनुकूल जाने में व्यक्ति को कितना समय लगा था? कहोगे देखिए, धारा के अनुकूल जाने में देखा जाए तो व्यक्ति को 1 घंटे का समय लगा था, और धारा के प्रतिकूल आने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा? व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल आने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लग रहा है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय किया गया है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल चलकर जिस दूरी को 2 घंटे में तय किया गया है, उसी दूरी को धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में तय किया गया है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय किया गया है, उसी दूरी को धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में तय किया गया है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो चालों का अनुपात होता है, समय के अनुपात का उल्टा होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं खुद कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया गया है। एक बार धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय किया गया है, और एक बार धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में तय किया गया है। हाँ। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में समय का जो चालों का जो अनुपात होता है, समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जा रहा है। इसलिए जो चालों का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये समय का अनुपात वास्तव में कुछ और नहीं, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल आने जाने में लगे समय का अनुपात है। इस प्रकार देखा जाए तो इसके चालों का जो अनुपात होगा, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जो चालों का अनुपात होगा, वो वास्तव में 1:2 होगा। 1:2 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर धारा के प्रतिकूल व्यक्ति जो है वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था, और धारा के अनुकूल चलकर वो वास्तव में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है। अगर दोस्तों चालों का अनुपात यह आया है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो है धारा के प्रतिकूल तो वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था, लेकिन वापसी में वो आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था, और धारा के प्रतिकूल अनुकूल वो चलकर आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब दोस्तों आपको जब अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, अगर दोस्तों व्यक्ति जो है धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है, और धारा के अनुकूल वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है, तब आप मुझे बताइए व्यक्ति की चाल क्या थी, और व्यक्ति की जो चाल थी वो क्या थी, धारा की चाल क्या थी? क्योंकि देखिए, जब हमें धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल पता होती है और धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल पता होती है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें दोनों की वैल्यू को जोड़कर आधा कर देना होता है, अगर आधा हो रहा है तो। और इसी प्रकार धारा की चाल निकालने के लिए दोनों की वैल्यू के बीच का अंतर लेकर आधा कर देते हैं, अगर आधा हो रहा है तो।
मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल है और ये धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल है, तो मैंने इन्हें जोड़ दिया तो आया 3। अब 3 का तो आधा होगा नहीं को यहाँ, तो 3 वैसे लिख दीजिए क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू है। ठीक है, इस प्रकार देखा है तो व्यक्ति की चाल क्या थी वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर लिया क्या आया? 1 आया। इस प्रकार देखा जाए तो धारा की चाल क्या थी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यहाँ तक समझ में आया? हाँ, हमें कम समझ में आ गया है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो व्यक्ति की चाल क्या थी? व्यक्ति की चाल देखा जाए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी और धारा की चाल देखा जाए तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ, लेकिन दोस्तों व्यक्ति की शांत जल में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 3 यूनिट बराबर कितने की? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट बराबर कितने की? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के। अगर 3 यूनिट जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 1 यूनिट देखा जाए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करेगी। हमसे पूछा क्या था? हमसे कहा था कि बताइए धारा की चाल क्या होगा, और धारा की चाल हमारे अनुसार कितना यूनिट था? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो धारा की चाल होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आई है, अच्छे तरीके से आपने समझा दिया है, मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अपने नए क्वेश्चनों की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा है? आप नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन है और इसे आप देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ ऑप्शन से सोल्व करते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण इसमें बनता है और जब द्विघात समीकरण बनेगा तो वहां पर सबसे फायदेमंद होगा आपको ऑप्शन से सोल्व करना। ठीक है, अगर आप द्विघात समीकरण बनाकर उसके गुणनखंड विधि लगाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम टेकन लग सकता है और टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन से जाते हो तो बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, पर ये इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है? देखिए एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल आने व धारा के प्रतिकूल जाने में 2 घंटे का समय लेता है। मतलब व्यक्ति जो है धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर चलकर जा रहा है और धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है। मतलब व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर जा रहा है और धारा के प्रतिकूल ही चलकर 6 किलोमीटर आ रहा है और उसको मिलाकर 2 घंटे का समय लगा है। हाँ, कह रहा है कि अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। हाँ, दोस्तों अगर व्यक्ति धारा के अनुकूल चलकर गया है तो किसी स्पीड से चलकर गया होगा। हाँ, अगर व्यक्ति धारा के अनुकूल चलकर गया है तो किसी स्पीड से चलकर गया होगा। हाँ, अगर व्यक्ति धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो किसी स्पीड से चलकर आया होगा। हाँ, अगर व्यक्ति धारा के अनुकूल चलकर गया है 6 किलोमीटर तो किसी स्पीड से तो गया होगा। हाँ, किसी स्पीड से गया होगा। और धारा के प्रतिकूल अगर चलकर आया है 6 किलोमीटर तो किसी स्पीड से आया होगा। हाँ, तो किस स्पीड से चलकर गया? धारा के अनुकूल लोग किस स्पीड से चलकर गया है और धारा के प्रतिकूल किस स्पीड से चलकर आया है कि उसे 2 घंटे का समय लगा है। देखिए मान लीजिए स्थिर जल में नाव की चाल x है। मान लीजिए स्थिर जल में नाव की चाल x है। मैंने कहा ठीक है। देखिए मान लीजिए जो नाव की चाल है स्थिर जल में वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा हाँ, देखिए पानी की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए नाव की जो चाल है स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा हाँ, देखिए और पानी की जो चाल है मतलब धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा मुझे ये मत बताइए कि पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे ये मत बताइए, मुझे आप बताइए किस स्पीड से वो चलकर गया है। अगर धारा के अनुकूल चलकर गया है तो किस स्पीड से चलकर गया है। देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है व्यक्ति की, नाव की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा हाँ, देखिए और धारा की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव को सपोर्ट किया होगा। नाव को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा ने सपोर्ट किया होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति जो है वो वास्तव में x + 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है 6 किलोमीटर। हाँ, x + 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों व्यक्ति जो है किस स्पीड से चलकर गया है? धारा के अनुकूल हो गया x + 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी प्रकार बताइए मुझे कि चलकर किस स्पीड से आया होगा। देखिए व्यक्ति की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा क्योंकि जब वो विपरीत चल रहा होगा तो वास्तव में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा उसे रोक रही होगी। इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में x - 4 की स्पीड से चलकर आया है। x - 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया। किस स्पीड से चलकर आया? x - 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है x + 4 की स्पीड से चलकर गया है। आप 1 मिनट रुक जाइए।
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है धारा के अनुकूल तो वास्तव में एक्स+4 की स्पीड ही चल कर गया है, और उतनी ही दूरी दोस्तों व्यक्ति जो है धारा के अनुकूल एक्स+4 दोस्तों व्यक्ति जो है धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर एक्स+4 की स्पीड से चल कर गया है, और धारा के प्रतिकूल चलकर आया है 6 किलोमीटर एक्स-4 की स्पीड से, और आने जाने में उसे कुल कितने समय लगा है? तो आने जाने में देखा जाए तो उसे बिल्कुल 2 घंटे का समय लगा है। हाँ यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस दूरी को एक्स+4 की स्पीड से तय किया गया है जाने में, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों पहले वो एक्स+4 की स्पीड से गया है चलकर, और उसी दूरी को चलकर आया एक्स-4 की स्पीड से। आप लोग यहाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है, और तय करने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लग रहा है। आप लोग यहाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, कि जब एक ही दूरी को जब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जाता है, और चालों से तय करने में कुल मिलाकर टी घंटे का समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होती है। हाँ, जहां पर टी दूरी क्या होती है, दूरी देखा जाए तो टी एक्स वाई, जहां पर टी क्या कहोगे आने जाने में लगने वाला समय है, तो आने जाने में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगा था कहोगे। हाँ, मतलब टी की वैल्यू 2 है कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों, x क्या है कहोगे, देखिए x पहली चाल होती है जिस स्पीड से चलकर गया है, तो पहली चाल क्या कहोगे, देखिए x+1 मिनट होगी, कहोगे देखिए चलकर गया है वास्तव में x+4 की स्पीड से। मैं चाहता तो यहीं पर कर देता 2 लिखकर, ठीक है, x+4 की स्पीड से गया है, और चलकर किस स्पीड से आया कहोगे, देखिए चलकर तो आया है x-4 की स्पीड से। दूसरी स्पीड देखो y की वैल्यू देखा जाए तो x-4 है, ठीक है। अपोन में क्या लिखते हैं कहोगे, अपोन में दोनों चालों का योग लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर योग कर लीजिए, आप अलग से मत करने जाइए, आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो दूरी कुल कितनी थी, इतनी। लेकिन दोस्तों दूरी इतनी नहीं थी, 6 किलोमीटर थी। दूरी कितनी थी, 6 किलोमीटर थी। उस दिन में कह के दिया था। हाँ, मतलब ये बराबर है 6 की, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट उठाया गया टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, आपने शुरुआत में ही पढ़ा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उठाया गया टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से, जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था वहां से उठाया गया है, और घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा कहोगे, देखिए यहाँ पर जो आएगा x² - 16, मैंने कहा बहुत अच्छा, x² - 16। इधर क्या मिलेगा कहोगे, इधर तो 6x मिलेगा, क्या मिलेगा, 6x मिलेगा, ठीक है। यही गलती हुई थी दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12x लिख दिया था, ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ। दोस्तों मैं 6x को अगर इधर उठा के ले आऊं और 16 को इधर फेंक दूं तो आपको कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज मैंने किया दोस्तों, 6x को इधर उठाकर कॉमन ले लिया x, जिससे मैं ऑप्शन से ट्राई कर सकूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर लाया तो इधर आएगा x² - 16 हो जाएगा कहोगे, हाँ, और x² - 6x हो जाएगा, और मैं वहां से कॉमन लूंगा तो x - 6 बराबर 16 आएगा, क्योंकि 16 इधर मैं भेज रहा हूँ। तो क्या आएगा, x ब्रैकेट में x - 6 बराबर 16 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये चीज निकल कर आएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन से ट्राई करना है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पर भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन जितनी जल्दी से सोल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, उतनी जल्दी से गुणनखंड विधि से नहीं सोल्व कर सकते आप, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा क्या कहोगे, देखिए हमसे पूछा है कि बताइए स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। हाँ दोस्तों, हमने स्थिर जल में नाव की चाल मानी कितनी है, तो देखिए स्थिर जल में नाव की चाल हमने तो x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, मतलब x की वैल्यू पूछा कहोगे, हाँ x की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से तो कोई तो वैल्यू होगी हमारी x की कहोगे, हाँ कोई तो वैल्यू होगी, ठीक है, कोई तो वैल्यू होगी। हाँ तो मान लीजिए दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, x की वैल्यू 10 होगी। यहाँ पर अगर मैं 10 रखता हूँ तो किसी कीमत पे 16 के बराबर नहीं आ सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। मान लीजिए दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। हाँ हो गया। अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पर ना, तब भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, 16 के बराबर है। इसका मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16 के बराबर है तो 3 क्या करेगा, 16 को डिवाइड करेगा कहोगे, हाँ, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई की गई है तभी तो 16 आया कहोगे, हाँ, मतलब 16 के अंदर 3 मौजूद है कहोगे, हाँ। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 16 को डिवाइड करना चाहिए कहोगे, हाँ, नहीं डिवाइड करना, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल 3 भी नहीं हो सकती है कहोगे, हाँ 3 भी नहीं हो सकती है। मान लीजिए स्थिर जल में नाव की चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस प्रकार x की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 12 रखता हूँ तो 12 16 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है,
या आप सोल्व करके देख लीजिए तब भी 16 नहीं आएगा, या आप यहीं से देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ तो 12 जो है 16 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है इसके बराबर, मतलब 16 के अंदर 12 भी है। अब मैं यहाँ पर 12 रख रहा हूँ तो 12 डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब x की वैल्यू 12 नहीं हो सकती है। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? मान लीजिए दोस्तों स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको कोई दिक्कत है? होगी नहीं। अगर दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x की वैल्यू 8 होगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ ना, 8 रखता हूँ तो 8 आप देख रहे हैं कि डिवाइड भी कर रहा है, तो वास्तव में कुछ तो हो सकता है। कहोगे हाँ हो सकता है, अभी हम अनुमान नहीं लगा रहे लेकिन पूरा सोल्व कर ले रहे हैं। 8 मैंने यहाँ पर रखा, x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो 2 आएगा, 8 दूनी 16, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। कहोगे हाँ, मतलब देखा जाए तो वास्तव में स्थिर जल में नाव की जो चाल थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की। क्या थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें गलती हो गई थी हल्का सा, मैं उसे स्किप कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत, कह रहा है एक नाव जो है धारा के विपरीत पी से क्यू और धारा के अनुकूल क्यू से पी तक आने जाने में 3 घंटे का समय लेता है। हाँ, कह रहा है एक नाव है और धारा के विपरीत पी से क्यू जाता है और धारा के अनुकूल क्यू से पी चलकर आता है। कह रहा है कि और आने जाने में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लेता है। दोस्तों जब नाव जो है धारा के अनुकूल एक बार चलकर जाता है और धारा के प्रतिकूल चलकर आता है तो उसे कुल पता चलता है कि उसे 3 घंटे का समय लगा है। हाँ, मतलब आने जाने में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगा है। हाँ, कह रहा है क्यू से पी के बीच की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। कह रहा है क्यू से पी या पी से क्यू, बात एक ही है। ठीक है, कह रहा है क्यू से पी के बीच की दूरी है वो 4 किलोमीटर है। कह रहा है और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल जाती है। हाँ, एक बात बताइए, नाव जो है धारा के अनुकूल चलकर गया है तो कहोगे हाँ, तो किसी स्पीड से तो गया होगा। कहोगे हाँ, किसी स्पीड से तो गया होगा। और धारा के प्रतिकूल चलकर आया, कहोगे हाँ, किसी स्पीड से आया होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों धारा के अनुकूल चलकर गया है, किसी स्पीड से चलकर गया होगा, और धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो किसी स्पीड से चलकर आया होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए किस स्पीड से चलकर गया था। धारा के अनुकूल अगर चलकर गया है तो किस स्पीड से चलकर गया है, और धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर आया है। कहोगे देखिए, मान लीजिए नाव की स्थिर जल में जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ, मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे देखिए, मान लीजिए नाव की जो स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए स्थिर जल में नाव की जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मान लिया। तो देखिए हमें यहाँ पर धारा की चाल दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा ठीक है, इससे मतलब क्या है। तो देखिए मैंने कहा मुझे ये मत बताइए कि धारा की चाल ये है और स्थिर जल में नाव की चाल ये है। मुझे ये आप बताइए कि धारा के अनुकूल चलकर अगर गया है तो किस स्पीड से चलकर गया है, और धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर गया है। तो वे देखिए व्यक्ति की नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है, तो वे देखिए जब ये धारा के अनुकूल चल कर गया होगा तो धारा जो है उसे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रहा होगा। इस प्रकार देखा जाए तो धारा के अनुकूल जो है नाव वास्तव में x+1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। किस स्पीड से चलकर गया होगा। x+1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। किस स्पीड से चलकर गया होगा। देखिए धारा के अनुकूल देखा जाए तो नाव जो है x+1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जब आपको समझदारी हो जाएगी तो डायरेक्ट हम कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ पता चलेगा। ये तो कॉपी किताब में दी गई है, किताब में आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो धारा के अनुकूल किस स्पीड से चलकर गया है। x+1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ, अब इसी प्रकार आप मुझे बताइए धारा के प्रतिकूल तो चलकर आया। हाँ, तो किस स्पीड से चलकर आया होगा। देखिए धारा नाव की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वो प्रतिकूल चलकर आ रहा होगा तो धारा उसे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रही होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वास्तव में x-1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। कितने? x-1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। किस स्पीड से चलकर आया है। x-1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। किस स्पीड से चलकर आया है। x-1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नाव है धारा के अनुकूल तो वास्तव में x+1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर गई है। हाँ, और लेकिन वापस आई है धारा के प्रतिकूल चलकर वापस आई है x-1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और आने जाने में धारा के अनुकूल x+1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में और धारा के प्रतिकूल x-1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आने में कुल मिलाकर उसे 2 घंटे का समय लगा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लग रहा है। हाँ, क्योंकि दोस्तों
पहले जो दूरी थी उसे x+1 की स्पीड से तय की गई है, उसके बाद वापसी में उसी दूरी को x-1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। इस प्रकार देखा जाए तो एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जा रहा है, और एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जा रहा है, और एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय करने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाता है और तय करने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो txy अपॉन x+y होती है। हाँ, जहां पर t क्या कहोगे, देखिए आने जाने में लगने वाला समय है, तो आने जाने में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगेगा कहोगे। हाँ, मतलब t की वैल्यू क्या है कहोगे, 3 है। ठीक है, और x क्या होती है कहोगे, पहली चाल होती है, जिस स्पीड से चलकर गया है या जिस स्पीड से चलकर आया है। तो चलकर गया है वास्तव में x+1 की स्पीड से, तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 1 है, x+1 है। इसी प्रकार y की वैल्यू क्या होगी कहोगे, देखिए चलकर आया है वो वास्तव में x-1 की स्पीड से, इस प्रकार y की वैल्यू देखा जाए तो x-1 होगी। अपूर्ण में क्या रहता है कहोगे, अपूर्ण में देखा जाए तो दोनों चालों का योग रहता है। यहीं पर योग कर लीजिए, आप कहीं पर मत जाइए। ठीक है, यहीं पर योग कर लीजिए, आप कहीं पर मत जाइए। तो एक से एक कैंसिल कहोगे, हाँ तो 2x आएगा। दोनों का चालों का योग अगर मैं करता हूँ, हाँ दोनों चालों का अगर मैं योग करता हूँ तो आएगा 2x। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो दूरी वास्तव में ये थी, दूरी वास्तव में ये थी। हाँ जो डिस्टेंस थी वास्तव में ये थी, लेकिन दोस्तों डिस्टेंस इतनी नहीं थी, 4 किलोमीटर थी। हाँ मतलब ये बराबर है 4 के, मतलब ये बराबर है 4 के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मुझे सोल्व करना है, इसे मुझे सोल्व करना है। सोल्व कैसे किया जाए, ठीक है, वही तरीका है दोस्तों। अब इसे मुझे सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे किया जाए, वही तरीका है। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं, ठीक है, आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। दोस्तों मैंने क्या किया, इसे मैं सोल्व करता हूं तो क्या होगा, देखिए x² - 1 आएगा, और x² - 1 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए आपको प्राप्त होगा 3x² प्राप्त होगा। एक मिनट रुक जाइए, क्या प्राप्त होगा, 3x² प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। हाँ यही तो प्राप्त होगा। हाँ, इधर क्या प्राप्त होगा, देखिए इधर देखा जाए तो 8x प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 8x प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। इधर 8x प्राप्त होगा। दोस्तों मैं 8x को इधर उठा के ले आऊँ कहोगे, हाँ 3 को इधर भेज देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इधर उठा के लाया 8x को, और x कॉमन भी ले लिया, तो x अगर मैं लेकर आता भी हूँ और उसके बाद कॉमन भी लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3x - 8 प्राप्त होगा, और ये 3 मैंने उधर भेज दिया है तो बराबर के 3 आ जाएगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये बनेगा। हाँ, अब दोस्तों यहाँ से हमें ऑप्शन से करना है, ऑप्शन के माध्यम से करना है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ से गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकालता तो थोड़ा परेशानी होती है x की वैल्यू निकालने में। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ ऑप्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ट्राई हमेशा करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हमेशा ऑप्शन से ही ट्राई करना है। ठीक है, जब भी द्विघात समीकरण बने दोस्तों, और अगर ऑप्शन से ट्राई करने का मौका मिलता है तो ऑप्शन से जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ऑप्शन से हम तेजी से क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से हम क्वेश्चनों को तेजी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं ऑप्शन से ट्राई कर, दोस्तों हमसे पूछा क्या कहोगे, स्थिर जलमीनाव की चाल पूछा है। हाँ मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू पूछा। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो कहोगे, देखिए क्योंकि हमने स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। इस प्रकार देखा जाए तो नाव x की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो भी ऑप्शन होगा इसमें जो भी हमारा उत्तर होगा वो वास्तव में x की वैल्यू होगी कहोगे। हाँ ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों स्थिर जल में नाव की जो चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x की वैल्यू 12 होगी कहोगे। हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ तो बराबर के 3 आना चाहिए कहोगे। हाँ, अगर x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो बराबर के 3 आना चाहिए कहोगे। हाँ, लेकिन दोस्तों किसी कीमत पे नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 12 रख देता हूँ तो 3 किसी कीमत पे नहीं आएगा। ठीक है, मतलब देखा जाए तो स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो सकती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो सकती है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं कहोगे। हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों स्थिर जल में नाव की जो चाल है, स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x की वैल्यू क्या होगी कहोगे, 8 होगी। अगर मैं यहाँ पर 8 भी रखता हूँ ना तब भी ये किसी कीमत पे बराबर नहीं आएगा 3 पे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आपको सोचिए दोस्तों, जरूरी नहीं है इसे सोल्व करना, इसे जरूरी नहीं है सोल्व करना। आपको सोचिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ मतलब देखा जाए अगर इस और इन दोनों की इस और इसकी मल्टीप्लाई करने पर 3 प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 3 के अंदर x भी है और 3x - 8 भी है। अब x की वैल्यू क्या है कहोगे, x की वैल्यू देखा हमने माना है 8। अगर 8 है, x की वैल्यू 8 है तो 8 इसके अंदर भी होगा कहोगे। हाँ, लेकिन जब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा। अगर इसके अंदर 8 होता तो 8 डिवाइड करता कहोगे। हाँ, मतलब देखा तो इसकी वैल्यू 8 भी नहीं हो सकती है, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल 8 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर 10 में मानता हूँ तो 10 भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 10 मौजूद नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं कि स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर मैं यहाँ पर 3 मानता हूँ तो देखो क्या आएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया कहोगे। हाँ, 3 क्या,
डिवाइड तो हो रहा है लेकिन हमें पूरा विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, सोल्व कर लीजिए। 3 यहाँ पर रखा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 माइनस 8 मतलब 1, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ मतलब वास्तव में देखा जाए तो नाव की जो चाल है, नाव की जो चाल है वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने चित्र भी समझाने का प्रयास किया है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में एक नाव का वेग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है शांत जल में एक नाव का जो वेग है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कह रहा है कि यह एक बिंदु से चलकर 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर और वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। हाँ, कह रहा है धारा के वेग ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, एक नाव है, वो जो नाव है दोस्तों, एक नाव है, वो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर चलकर जाती है और धारा के अनुकूल। दोस्तों एक नाव है, वो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलकर जाती है और धारा के अनुकूल चलकर आती है 30 किलोमीटर और आने जाने में उसे कुल मिलाकर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। क्या? आने जाने में उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। हाँ, कह रहा है धारा के वेग ज्ञात करिए। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर वो 30 किलोमीटर चलकर गया है धारा के विपरीत तो किस स्पीड से चलकर गया होगा? कब? यहाँ अगर धारा के अनुकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर आया होगा? कब? यहाँ तब आप मुझे बताइए, अगर वो धारा के अनुकूल तो आप मुझे बताइए अगर वो धारा के प्रतिकूल चलकर गया है तो किस स्पीड से चलकर गया होगा? और धारा के अनुकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर आया होगा? किस स्पीड से चलकर आया होगा? कभी देखिए, मान लीजिए 1 मिनट था तो कहोगे देखिए, मान लीजिए धारा का जो वेग है, मान लीजिए धारा का जो वेग है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए नाव की चाल हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो देखिए नाव की जो चाल है हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। क्या दिया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए मान लीजिए जो धारा है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है, मानने में कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा ये मत मुझे बताइए कि नाव की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे ये मत बताइए, मुझे आप बताइए अगर नाव जो है धारा के अनुकूल चलकर गई है तो किस स्पीड से चलकर गई होगी और धारा के प्रतिकूल चलकर आई है तो किस स्पीड से चलकर आई है। तुरंत आपने कहा कि ये देखिए रुक जाइए, नाव की जो चाल है वो वास्तव में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए जब ये नाव गई होगी धारा के अनुकूल तो धारा जो है वास्तव में उसे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही होगी। इस प्रकार देखा जाए तो नाव जो है वास्तव में धारा के अनुकूल 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गई है। क्या? 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गई है। 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15x नहीं 15 प्लस x। ठीक है, 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गई है। 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गई है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? हाँ ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो नाव जो है धारा के अनुकूल वास्तव में 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गई है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए धारा के प्रतिकूल चलकर आई भी तो है। कब? यहाँ अगर 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर गई है तो धारा के प्रतिकूल तो आई भी है। कब? यहाँ तो किस स्पीड से आई होगी? कभी देखिए नाव की जो चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा हाँ, कभी देखिए धारा की चाल वास्तव में देखा जाए तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा हाँ, कभी देखिए जब ये नाव जो है धारा के प्रतिकूल चल रही थी तो वास्तव में धारा उसे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रही थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो नाव है वास्तव में 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आई है। क्या? 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आई है। किस स्पीड से चलकर आई है? 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आई है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि नाव जो है धारा के अनुकूल 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर गई है 30 किलोमीटर और 30 ही किलोमीटर वो चलकर आई है 15 माइनस x की स्पीड से। हाँ, और आने जाने में कुल मिलाकर 4.5 घंटे का समय लगा। 4.5 घंटे का मतलब क्या होता है? देखिए 30 मिनट का मतलब होता है 1/2, मतलब 4 घंटे और आधा घंटे मतलब देखा जाए तो 2 चौके 8, 9/2 घंटे। क्या? 9/2 घंटे। हाँ, दोस्तों जो नाव है 15 प्लस x की स्पीड से चलकर गई थी और चलकर आई है 30 किलोमीटर 15 माइनस x की स्पीड से और आने जाने में उसे कुल मिलाकर 9/2 घंटे का समय लग रहा है। हम तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से तय किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले वो 15 प्लस x की स्पीड से चलकर गया है, उसके बाद उसी दूरी को 15 माइनस x की स्पीड से चलकर आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में कुल मिलाकर कितना समय लग रहा है देखा जाए तो 9/2 घंटे का समय लग रहा है। दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग समय में तय, दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि जब एक ही दूरी को
एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है और तय करने में कुल मिलाकर टी घंटे का समय लगता है, टी घंटे का समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होती है कि नहीं कहोगे हम, जहां पर टी क्या कहोगे आने जाने में लगने वाला समय है। तो लगने इस प्रकार देखा है तो आने जाने में लगने वाला समय तो वास्तव में 9/2 घंटे कहोगे, हाँ मतलब टी की वैल्यू क्या है कहोगे 9/2 घंटे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कहोगे नहीं। एक्स क्या कहोगे पहली चाल है कि जिस स्पीड से चलकर गया है या जिस स्पीड से चलकर आया है, तो चलकर गया है वास्तव में 15 प्लस एक्स की स्पीड से कहोगे, हाँ 15 प्लस एक्स की स्पीड से चलकर गया है, तो इसकी वैल्यू देखा जाए तो 15 प्लस एक्स है। इसी प्रकार y क्या कहोगे, y जिस स्पीड से चलकर आया है, तो चलकर आया है वास्तव में 15 माइनस एक्स की स्पीड से कहोगे, हाँ मतलब y की वैल्यू क्या है 15 माइनस एक्स है, 15 माइनस एक्स है। ठीक है, 15 माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, अपॉन में क्या आता है कहोगे, अपॉन में देखा जाए तो दोनों चालों का योग आता है, दोनों चालों का योग क्या कहोगे यहीं पर सोल्व कर लीजिए। x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 और 15 30 हो जाएगा। चाहे 15 की मल्टीप्लाई 2 बार कर लो, 15 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, या 15 को 2 बार जोड़ लो, बात एक ही है। या दो 15 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो या 15 को 2 बार जोड़ लो, बात एक ही है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 15 की मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, आ गया 30, मतलब 15 15 को जोड़ूंगा तो आ गया 30। ठीक है, तो अपन में क्या आ गया x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 30 है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये कुछ और नहीं है, दूरी है। क्या है, दूरी है। लेकिन दोस्तों दूरी इतनी नहीं थी, दूरी इतनी नहीं 30 किलोमीटर थी, मतलब ये बराबर है 30 की, मतलब ये बराबर है 30 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है, अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है। अब सोल्व आपको करना है, कैसे आप करोगे ये आप जानो। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 3 आएगा कहोगे, हाँ यहाँ पर क्या आया कहोगे, यहाँ पर 10 आएगा, ये यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 बचा है, 3 से इधर भी मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कहोगे, देखिए यहाँ पर 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से नीचे एक मिनट रुकिए, 2 नीचे है कहोगे, हाँ और 2 ही क्या 10 नीचे है कहोगे, हाँ तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से भी करेंगे कहोगे, हाँ तो जब 2 की मल्टीप्लाई 10 से हम करेंगे तो क्या मिलेगा कहोगे 20 मिलेगा, और 20 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे कहोगे, हाँ तो 200 आएगा कहोगे, हाँ 200 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा 200 के आएगा। 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है कहोगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 225 225 225 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और बराबर क्या आ रहा है कहोगे, देखिए बराबर क्या आ रहा है 200, 200 आ रहा है, हाँ 200 क्या आ रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ से 225 को इधर भेजता हूँ, तो 225 को एक मिनट रुक जाइए, अगर दोस्तों मैं 225 को इधर भेजता हूँ ना, तो 200 माइनस 225 होगा, और 200 में से जब 225 घटाऊंगा, 200 में से जब 225 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा कहोगे माइनस का 25 मिलेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर 25 आएगा, एक्स बराबर 5 आएगा, क्या आएगा एक्स बराबर 5 आएगा, क्या आएगा एक्स बराबर 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान कहोगे नहीं। और एक्स को हमने माना क्या था कहोगे, एक्स को माना था हमने धारा का वेग, मतलब वास्तव में देखा जाए तो धारा का वेग जो है, धारा का जो वेग है, धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, समय नहीं लगेगा, ये चीज तो आपको लिखना नहीं है, ये चीज तो आपको लिखना नहीं है, आप तो इसे डायरेक्ट भी लिखेंगे, आप जब आप सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आप डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है, तो समय नहीं लगना है, घबराना नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लगभग खत्म हो गए हैं चैप्टर, ये चैप्टर पूरा खत्म ही हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आती है, तो कुल यात्रा की औसत चाल क्या है। हाँ, ठीक है, कुल यात्रा की औसत चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में औसत चाल निकलवाया था, जब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता है, दोस्तों मैंने आपको बताया था जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। हाँ यही तो बताया था कभी। हाँ दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट लगाकर आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगाकर आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक नाव है और धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। हाँ मतलब देखा जाए तो धारा के विपरीत वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गई है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों धारा के अनुकूल वो चलकर आई है, इसी प्रकार दोस्तों धारा के अनुकूल वो चलकर आई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आई है।
दोस्तों जो नाव है वो धारा के प्रतिकूल वास्तव में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर गई। उसके बाद वही दूरी वापसी में उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आई है। दोस्तों पहले वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर गई धारा के प्रतिकूल, उसके बाद वापसी में वो 30 उसी दूरी को 30 किलोमीटर, दोस्तों पहले वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर गई धारा के प्रतिकूल, लेकिन वापसी में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर आई है धारा के अनुकूल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। और जब दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है, तो औसत जो चाल होती है वो वास्तव में 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। हाँ, 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है, जहां पर x क्या है देखिए, पहली बार जिस स्पीड से तय किया गया वो x है, तो पहली बार देख रहे तो 18, आप चाहे जिसे पहला मान सकते, जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार देख रहे तो x की वैल्यू 18 है। और y क्या कहोगे देखिए, दूसरी जिस स्पीड से तय किया गया वो y है, तो इस प्रकार देखा तो y की वैल्यू क्या है 30 है। अपॉन में क्या कहोगे, अपॉन में दिखाया तो दोनों चालों का योग आएगा। तो बताओ 18 और 30 का योग कितना होता है, कहोगे देखिए 30 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो आएगा 40, 40 में 8 जोड़ूंगा तो 48, इस प्रकार दिखाया तो दोनों चालों का योग 48 होगा। क्या होगा, 48 होगा। तो मैंने यहाँ पर 48 लिख दिया, ठीक है, 48 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। दोस्तों आपको दिख रहा है कि अच्छी तरीके से कट रहा है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर कट रहा है। हाँ, कट रहा है कि नहीं कहोगे, हाँ कट रहा है। किससे कट रहा है कहोगे देखिए, 6 से दिख रहा है हमें, 6 से दिख रहा है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 अठे 48, 6 अठे 48, ठीक है। तो देखिए 2 चौके 8, 2 एक नन 2 चौके 8, हाँ ना कहोगे, हाँ 2 चौके 8। इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या कहोगे देखिए, 2 से अगर आप डिवाइड करते हो 2 में 18, यहाँ पर आएगा 2, तो 9 पचे 45, 45 बटे 2, 45 बटे 2 का मतलब क्या होता है कहोगे 22.5 होता है। क्या होता है, 22.5 होता है। मतलब देखा जाए तो नाव की जो चाल थी वो वास्तव में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ, नाव की वास्तव में देखा जाए तो चाल कितनी थी, तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेट जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की गति से ऊपर की ओर जाती है। हाँ, कह रहा है कि और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर उसी दूरी को वापस आती है। हाँ, तो कह रहा है कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था कि जो वास्तव में स्पीड दिया जाएगा हमें, दोस्तों एक बार ऊर्ध्वाधर गया है, ऊपर की तरफ गया है जेट ऊपर की तरफ गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जब चलकर आया है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर आया है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल दोस्तों 48 किलोमीटर चलकर गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलकर गया है, तो पानी क्या कर रही होगी, उसे रोक रही होगी, कहोगे हाँ। पानी रोक रही होगी, कहोगे हाँ। और जब चलकर वापसी आया 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उससे पानी क्या कर रही होगी, सपोर्ट कर रही होगी। हाँ, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि वो धारा के प्रतिकूल, वास्तव में धारा जो जेट है वो धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है और धारा के अनुकूल चलकर आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए कुल यात्रा के लिए औसत गति की गणना करनी, मतलब हमसे औसत गति पूछ रहा है। हाँ, दोस्तों जेट जो है धारा के प्रतिकूल चलकर गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। और जेट जो है धारा के प्रतिकूल चलकर गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन वापसी में वो आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के अनुकूल चलकर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया, दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया गया है। पहले जिस दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है, वापसी में उसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होती है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। x क्या होगा देखिए, पहली बार जिस स्पीड से दूरी को तय किया गया वो वैल्यू x है, तो आप चाहे जिसे x मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए x की वैल्यू 48 है। उसके बाद y क्या कहोगे, दूसरी बार उसी दूरी को जिस स्पीड से तय की गई है वो y है, तो y देखा जाए तो 80 है। अब क्या अपॉन में लिखेंगे, तो भैया अपॉन में दोनों चालों का योग लिखेंगे, तो दोनों चालों का मैंने योग लिख दिया। अब बताओ 80 48 कितना होगा, देखिए अगर मैं 80 में 20 जोड़ता है, 48 की जगह 20 होता तो 100 आता, लेकिन हमने अभी 28 कम जोड़ा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 128 आएगा। क्या 128 आएगा, मतलब दोनों की चालों का योग क्या है 128, दोनों चालों का योग क्या है 128। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, तो मैंने 128 लिख दिया, 128 लिख दिया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आपने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों इसे मैं काट लेता हूँ, दोस्तों आपको दिख रहा है कि 8 से कट रहा है, तो मैंने 8 से काटा इसे,
8 धामा 80, 8 एक 8, कितना बचा हो गया, 4 बचा, 8 6 48, हाँ 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 48 होता है, ठीक है, 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48 होता है। अब दोस्तों नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर ही जो करना है हमें कहोगे, हाँ तो 2 तिया 6, 6 धामा 60, तो क्या आया कहोगे 60 आया, मतलब देखा जाए तो औसत जो स्पीड थी जेट की, औसत जो स्पीड थी वास्तव में जेट की वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, हाँ तो हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो दुनिया में इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, बहुत आसानी से सोल्व कर दिया हमने, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हो गया है, ज्यादा हो गया है क्वेश्चन, आपका जितना करवाना था मैंने करवा दिया, लेकिन एक दो क्वेश्चन और है, हो सकता है उसे नहीं करवा दो, ठीक है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है, थोड़ा ये उलझन भरा क्वेश्चन है, लेकिन पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िए देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ आने जाने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लेता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नाविक है, वो 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल, धारा के कह रहा है एक नाविक जो है 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ आने जाने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, कह रहा है कि जबकि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने आने में, कह रहा है कि जबकि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में और 30 आने में और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 10 घंटे का समय लेता है। हम लोग कह रहे हैं नाव की गति बताइए, नाव की गति बताइए। हम ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, धारा के वो दोस्तों धारा के अनुकूल भी जा रहा है, दोस्तों नाव जो है धारा के अनुकूल गया है कहोगे, हाँ धारा के अनुकूल जा रहा है और धारा के प्रतिकूल चलकर आ भी रहा है कहोगे, हाँ तो धारा के अनुकूल अगर जा रहा है तो किसी स्पीड चलकर जा रहा होगा कहोगे, हाँ और धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है तो किसी स्पीड चलकर आ रहा होगा कहोगे, हाँ। तो आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल जो है नाव किस स्पीड चलकर गया है और धारा के प्रतिकूल चलकर किस स्पीड से आया है, धारा के प्रतिकूल चलकर किस स्पीड से आया कहोगे। देखिए मान लीजिए स्थिर जल में नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने कहा ठीक है कहोगे। देखिए और ये भी मान लीजिए कि जो धारा की चाल है, धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने कहा ठीक है कहोगे। देखिए नाव की जो चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी, मैंने कहा ठीक है कहोगे। देखिए जब वो नाव धारा के अनुकूल चलकर जा रहा होगा तो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा उसे सपोर्ट कर रही होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के अनुकूल वो नाव जो है एक्सप्रेस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। हाँ नाविक जो है वास्तव में धारा के अनुकूल एक्सप्रेस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा, मैं ये बात समझ में आ गई कहोगे, हाँ। इसी प्रकार बताइए धारा के प्रतिकूल चलकर आया भी है कहोगे, हाँ तो किस स्पीड से चलकर आया होगा कहोगे। देखिए नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने कहा हाँ कहोगे। देखिए जब वो धारा के प्रतिकूल चल रहा होगा तो धारा उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रही होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है, मैंने कहा ठीक। तो ये चीजें समझ में, ये तो बताने वाली चीज नहीं थी, ये तो मैंने शुरुआत में बता दिया कि बता दिया था आपको, जब चैप्टर शुरुआत कर रहा था तभी मैंने समझा दिया था ये चीज, हाँ। तो ये तो बात कन्फर्म हो गई कि अगर हमारी धारा के नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो वास्तव में वो धारा के अनुकूल एक्सप्रेस y की स्पीड से चलकर गया होगा और धारा के प्रतिकूल चलकर आया होगा x माइनस y की स्पीड से। हाँ। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक नाविक था, वो 25 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर गया और 39 किलोमीटर धारा के साथ चलकर आया। दोस्तों एक नाविक था, वो 25 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर गया और 39 किलोमीटर चलकर आया धारा के साथ, ठीक है, और आने जाने में उसे कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा। अगर दोस्तों 25 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर गया है, 25 किलोमीटर चलकर गया है तो धारा के विपरीत चलकर जाने उसे कितना समय लगा होगा। कहोगे देखिए धारा के विपरीत तो वास्तव में वो कहोगे देखिए धारा के विपरीत देखा जाए तो वो वास्तव में x माइनस y की स्पीड चलकर गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 25 किलोमीटर की दूरी वास्तव में धारा के विपरीत चलकर कितने समय में तय किया होगा। हाँ। अगर दोस्तों धारा के विपरीत 25 किलोमीटर चलकर गया है नाविक तो 25 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय किया होगा। कहोगे देखिए धारा के विपरीत वो वास्तव में x माइनस y की स्पीड से गया है, तो 25 किलोमीटर की दूरी देखा जाए तो नाविक ने कितने समय में तय किया होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों नाविक जो है 39 किलोमीटर धारा के साथ चलकर आता है कहोगे, हाँ धारा के साथ चलकर आता है कहोगे, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलकर गया है, लेकिन वापसी में वो 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आता है कहोगे, हाँ 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आता है। तो आप मुझे बताइए अगर 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर आया कहोगे। देखिए x प्लस y की स्पीड से चलकर आया है। दोस्तों नाविक जो है 39 किलोमीटर की दूरी x प्लस y की स्पीड से चलकर आ रहा है, तो 39 किलोमीटर की दूरी चलकर 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आने में उसे कितना समय लगा कहोगे। देखिए वापसी में कहोगे देखिए धारा के अनुकूल वो वास्तव में कहोगे देखिए धारा के अनुकूल देखा जाए तो वो x प्लस y की स्पीड से चलकर आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 39 किलोमीटर की दूरी
धारा के अनुकूल चलकर आने में उसे इतना समय लगा होगा। हम लोग यहाँ दोस्तों 25 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल चलकर जाने में इतना समय लगा था और धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर की दूरी चलकर आने में इतना समय लगा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो 25 किलोमीटर जाने में और 39 किलोमीटर चलकर आने में कुल मिलाकर इतना समय लगा है, इतना समय लगा है, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 8 घंटे का समय लगा है, 8 घंटे का समय लगा है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पसंद। तो ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। आपको इसे कुछ नहीं करना है, हम ऑप्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे स्टेप क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है जबकि, अगला दूसरा स्टेप कह रहा है, ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप कह रहा है कि जबकि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर जब धारा के प्रतिकूल जाने में 10 घंटे का समय लगता है। कह रहा है कि जबकि 52 किलोमीटर अगर धारा के अनुकूल चलकर जाता है और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलकर आता है तो 10 घंटे का समय लगता है। दोस्तों एक बात बताइए, 52 किलोमीटर अगर धारा के 52 किलोमीटर धारा के अगर अनुकूल जाता है चलकर तो कितना समय लगेगा। क्योंकि देखिए धारा के अनुकूल वो वास्तव में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जा रहा है। इस प्रकार देखा तो 52 किलोमीटर की दूरी अगर वो धारा के अनुकूल चलकर जा रहा है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वास्तव में उसे इतना समय लगा होगा, इतना समय लगा होगा। आपको मेरी बात समझ में आई होगी? हाँ, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 30 किलोमीटर चलकर धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों 52 किलोमीटर चलकर, दोस्तों 52 किलोमीटर चलकर जाने में देखा जाए तो उसे इतना समय लगेगा। अब इसी प्रकार मुझे बताइए 30 किलोमीटर अगर प्रतिकूल चलकर आए तब कितना समय लगेगा। कहोगे देखिए 30 कहोगे देखिए वो वास्तव में प्रतिकूल, कहोगे देखिए जब वो धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है तो वो वास्तव में x माइनस वाई की स्पीड से चलकर आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलकर आने में उसे इतना समय लगा होगा, इतना समय लगा होगा। हाँ दोस्तों जब वो 52 किलोमीटर, दोस्तों जब वो 52 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर जाता है तो इतना समय लगता है, और धारा के प्रतिकूल जब 30 किलोमीटर की दूरी, दोस्तों जब वो 52 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल चलकर जाता है और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलकर आता है तो देखा जाए दोस्तों जब वो 52 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल चलकर जाता है इतना समय लगता है, जब वो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी चलकर आता है तो इतना समय लगता है। इस प्रकार देखा जाए तो 52 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर चलकर आने में धारा के प्रतिकूल, कुल मिलाकर इतना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इतना समय नहीं लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है, मतलब ये बराबर है 10 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई और यहाँ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब दोस्तों हमें यहाँ पर सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है। दोस्तों एक बात बताइए, धारा की चाल क्या है, धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल क्या कहोगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या कहोगे, धारा के प्रतिकूल देखा जाए तो व्यक्ति की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मतलब धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल पता होती और धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल पता होती मतलब x प्लस वाई की वैल्यू, और धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल पता होती मतलब x माइनस वाई की वैल्यू, तो क्या मैं आसानी से चुटकी में बता सकता था, चुटकियों के अंदर बता सकता था कि धारा की चाल ये होगी, व्यक्ति की चाल ये होगी। कहोगे हाँ, आसानी से आप बता सकते थे अगर x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता होती, मतलब धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल पता होती, और x माइनस वाई मतलब धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल पता होती, तो आप आसानी से तुरंत बता सकते थे कि भैया धारा की चाल क्या होगी और व्यक्ति की चाल क्या होगी। क्यों मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए क्योंकि हमें जोड़कर आधा जोड़ देना है और आधा कर देना है, व्यक्ति की चाल आ जाएगी, नाभिक की चाल आ जाएगी। इसी प्रकार अंतर लेना है, अंतर का आधा कर देना है, धारा की चाल आ जाएगी। इस प्रकार तेजी से बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस यहाँ पर है कि x प्लस वाई की मैं कैसे वैल्यू निकालूं और x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकालूं। ठीक है, अब हमारा फोकस यहीं पर है। हमारा फोकस क्या है, क्योंकि हमारा फोकस यही है कि x प्लस वाई की वैल्यू मैं कैसे निकालूं और x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकालूं। आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई ने 25 को पूरी तरीके से डिवाइड किया है और x प्लस वाई ने, दोस्तों ये 8 कब, दोस्तों पूर्णांक में 8 कब आया होगा, कभी देखिए पूर्णांक में 8 तभी आया होगा जब x माइनस वाई ने 25 को पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x प्लस वाई ने भी 39 को, x माइनस वाई ने 39 को पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा तब 8 आया होगा। मैंने कहा कि ये जो 8 पूर्णांक में मिला है ये पूर्णांक में कब आया होगा, कभी जब x माइनस वाई ने 25 को पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x प्लस वाई ने भी 39 को पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा तभी 8 आया होगा। ये बातें कंफर्म हो गई है कभी। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इन दोनों को, इसको सोल्व किया गया और इसको सोल्व किया गया और ये आया है। हाँ, इसका मतलब तो यही कहोगे, हाँ इसको सोल्व किया गया, इसको सोल्व किया गया और ये आया है। तो ये पूर्णांक में कब प्राप्त हुआ होगा, देखिए ये पूर्णांक में ये तब प्राप्त हुआ होगा जब x प्लस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x माइनस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा, तब कहीं जोड़ने पर पूर्णांक में आया होगा। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया x प्लस, अगर तो मैंने पूछा ये कब आया होगा 10 पूर्णांक में, कहोगे जब x प्लस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x माइनस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा, तब हमें कहीं पूर्णांक में 10 मिला होगा। ये तो बात कन्फर्म होगा कि भैया x माइनस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो 25 को भी डिवाइड कर रही है और यहाँ पर x प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो 39 को डिवाइड कर रही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर x प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो 52 को डिवाइड कर रहा है और x माइनस वाई जो ऐसी वैल्यू है जो 30 को डिवाइड कर रहा है। ये बातें कन्फर्म हो गई, कहोगे हाँ ये बातें कन्फर्म हो गई, ये बातें कन्फर्म हो गई, ये बातें कंफर्म हो गई। दोस्तों
एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वही तो वैल्यू यहाँ पर एक्स प्लस वाई की होगी। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई जो है 39 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई जो है 52 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। दोस्तों अगर एक्स प्लस वाई 39 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है और एक्स प्लस वाई भी दोस्तों यहाँ पर एक मिनट दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई जो है 39 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 52 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस। अगर दोस्तों एक्स प्लस वाई 39 को भी डिवाइड कर रहा है और 52 को डिवाइड कर रहा है तो जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 39 और 52 का एचसीएफ होगा या एचसीएफ को कोई फैक्टर होगा, एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा। अगर दोस्तों एक्स प्लस वाई जो है 39 को और 52 को दोनों को डिवाइड कर रहा है तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं एचसीएफ होगा 39 और 52 का एचसीएफ होगा या एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ ही इन दोनों को 39 और 52 का एचसीएफ ही 39 और 52 को डिवाइड कर सकता है या उसका कोई फैक्टर ही एचसीएफ का कोई फैक्टर ही डिवाइड कर सकता है। तो इस प्रकार ये बात कंफर्म हो गई कि भैया एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 39 और 52 का एचसीएफ होगा या कोई फैक्टर होगा। हाँ तो आप मुझे बताइए 39 और 52 का एचसीएफ क्या होगा? कभी देखिए कहोगे देखिए अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, कहोगे देखिए अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो दोनों तो वास्तव में 13 से कट रहे हैं, 13 3 39 13 4 52। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों अगर 13 से कट रहे हैं तो एचसीएफ होगा 13। हाँ तो इस प्रकार अगर एचसीएफ 13 दोस्तों दोनों में कॉमन क्या कहोगे देखा जाए तो दोनों में कॉमन तो 13 है, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 13 है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 13 है। आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? कहोगे हाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 है। दोस्तों ये बहुत अच्छा मेथड है, ऐसा नहीं है, आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, ठीक है लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई पसंद कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो दोस्तों एक्स प्लस वाई क्या था? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 आ गई है कहोगे हाँ। अब मुझे बताइए एक्स प्लस वाई क्या था? कहोगे देखिए एक्स प्लस वाई देखा जाए तो धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल थी। हाँ धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल थी, मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल क्या है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल क्या है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको यहाँ तक समझ में आया कहोगे हाँ, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है कहोगे हाँ। तो आप इस यहाँ से पकड़ के मत जाइए, यहाँ से आप पकड़िए मत, पकड़ लेते हैं, अगर आप यहाँ से भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल गई है तो कोशिश करिए कि एक ही समीकरण से निकाला जाए, दोनों समीकरण को आप पकड़कर मत निकालिए, दोनों समीकरण को आप पकड़कर मत निकालिए, उलझिए मत क्वेश्चन में उलझिए मत। अगर आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल गई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई है तो आप किसी एक समीकरण के माध्यम से निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ इसके और इसके माध्यम से निकालता हूँ तो निकल कर नहीं आएगा, निकल कर आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 5 आएगा। अगर मैं इसके और इसके माध्यम से निकालता हूँ तो एक्स माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मत निकालिए ऐसे, मत निकालिए ऐसे, ठीक है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से, एक ही समीकरण से, ठीक है। 225 किलोमीटर वो चलकर गया है, 225 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर गया है और 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आया है और कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा है। दोस्तों धारा के अनुकूल वास्तव में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। अगर दोस्तों 39 किलोमीटर चलकर गया है धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 39 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगा हुआ धारा के अनुकूल कहोगे देखिए 39 किलोमीटर वो चलकर गया है, 39 किलोमीटर वो चलकर गया है धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इस प्रकार देखा जाए तो धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगा हुआ। तो 25 किलोमीटर चलकर गया और 39 किलोमीटर चलकर आया है और कुल मिलाकर तो 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलकर गया है और 39 किलोमीटर चलकर आया है धारा के अनुकूल और कुल मिलाकर 8 घंटे का समय। दोस्तों इस 8 घंटे में से देखा जाए तो 3 घंटे धारा के अनुकूल चलने में लगते हैं। तो प्रतिकूल चलने में कितना लगा हुआ, प्रतिकूल चलने में कितना लगा हुआ घंटे का, 5 घंटे का समय लगा हुआ। दोस्तों धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चलकर जाने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा है और अनुकूल जाने में देखा जाए तो दोस्तों अनुकूल चलकर आने में देखा जाए तो दोस्तों उसे 3 घंटे का समय लगा। तो धारा के प्रतिकूल चलकर जाने में कितना समय लगा होगा? 5 घंटे का समय लगा होगा। हाँ ये बातें कंफर्म हुई। हाँ मैं इसके माध्यम से कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये बात पता चल गई कि भैया धारा के प्रतिकूल अगर नाव चलकर गया है तो उसे 5 घंटे का समय लगा। दोस्तों धारा के प्रतिकूल चलकर कितना किलोमीटर गया था? 25 किलोमीटर चलकर गया था। हाँ दोस्तों नाव जो है, दोस्तों जो नाव है धारा के प्रतिकूल एक्स माइनस वाई की स्पीड से चलकर गई थी 5 घंटे में। हाँ तो धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर चलकर गई है और कितने समय में गई है? 5 घंटे में चलकर गई है। अगर दोस्तों 5 घंटे में वो धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर चलकर गई है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की हुई? धारा के प्रतिकूल चलकर 1 घंटे में देखा जाए तो 5 किलोमीटर की दूरी तय की हुई और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की जो चाल है एक्स माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की जो चाल है वो वास्तव में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अगर ऐसा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ इसके माध्यम से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं पहले बता दिया हूँ कि अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई है तो किसी एक समीकरण के माध्यम से निकालिए,
नहीं तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल गई है, अब मैं कुछ भी बता सकता हूँ। कभी हाँ हमसे पूछा है नाव की गति बताइए। ठीक है, नाव की गति बताइए, नाविक की गति या नाव की गति बताइए। बात एक ही, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये है। 13×5 = 18 होता है। 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब देखा तो नाविक की चाल या नाव की जो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। अगर मुझसे कहीं पूछ लेता कि धारा की चाल बताइए तो क्या करते? कहोगे 13 में से 5 घटाते 8, 8 का आधा 4। इस प्रकार देखा जाए तो धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये चीज अच्छी तरीके से कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। ठीक है, घबराना नहीं बस। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन मैंने इसकी किया वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसी है। ठीक है, कह रहा है एक नाव 24 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत तथा 28 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कुल मिलाकर 6 घंटे लेती है। कह रहा है एक नाव है, वो 24 किलोमीटर जब धारा के विपरीत चलकर जाती है और 28 किलोमीटर धारा के विपरीत अनुकूल चलकर आती है, तो उसे कुल मिलाकर 8 घंटे का 6 घंटे का समय लगता है। हाँ, 6 घंटे का समय लगता है। कह रहा है यही नाव 30 किलोमीटर दूरी, कह रहा है कि यदि, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, कह रहा है यदि, यदि होना चाहिए था। ठीक है, कह रहा है यदि यही नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और तथा 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करने में कुल मिलाकर 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 6 घंटे 30 का मतलब क्या होता है? कभी देखिए 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटे। मैंने कहा ठीक है, कभी मतलब देखा जाए तो 6 घंटे और आधा घंटे, मतलब कभी मतलब 13.5 घंटे, 13.5 घंटे। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जब यही नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर तय करने में, कह रहा है जब यही नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर जाती है और 21 किलोमीटर चलकर आती है धारा के अनुकूल, तो उससे कुल मिलाकर 13.5 घंटे का समय लगता है। कह रहा है कि बताइए नाव का शांत जल में वेग क्या है? नाव का शांत जल में वेग क्या है? ठीक है, एक बात मुझे बताइए, नाव जो है धारा के अनुकूल चलकर जा रहा है, कभी हाँ तो किसी स्पीड से चलकर जा रहा होगा, कभी हाँ, और धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है, कभी हाँ तो किसी स्पीड से चलकर आ रहा होगा, कभी हाँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल नाव जो है किस स्पीड से चलकर गया है और धारा के प्रतिकूल चलकर वास्तव में किस स्पीड से चलकर आ रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल अगर चलकर गया है नाव तो किस स्पीड से चलकर गया होगा, और धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर आया होगा। तो देखिए मान लीजिए नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। जब नाव धारा के अनुकूल चलकर जा रहा होगा तो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा उसे सपोर्ट कर रही होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो नाव जो है धारा के अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। ये बातें कन्फर्म हुई कभी हाँ। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर चलकर आया भी है, धारा के प्रतिकूल चलकर आया भी है कभी हाँ, तो किस स्पीड से चलकर आया होगा। कभी देखिए धारा की जो नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, जब वो प्रतिकूल चल रहा होगा उसको विपरीत दिशा में, जब धारा के विपरीत दिशा में चल रहा होगा तो धारा उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रही होगी। इस प्रकार देखा जाए तो वापसी में वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि धारा के अनुकूल वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर गया है और धारा के प्रतिकूल चलकर आया है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये बातें समझ में आ गई हो गया। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों एक नाव है वो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर जाती है और 28 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर वापस आती है और आने जाने में कुल 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, चलकर गई है, दोस्तों धारा के विपरीत चलकर गई है, दोस्तों धारा के विपरीत 24 किलोमीटर चलकर गई है। ठीक है दोस्तों, किस स्पीड से चलकर गई है? कभी x माइनस वाई की स्पीड से। अगर दोस्तों x माइनस वाई की स्पीड से धारा के विपरीत, अगर दोस्तों धारा के विपरीत x माइनस वाई की स्पीड से चलकर गई है तो चलकर जाने में उसे कितना समय लगा होगा? अगर दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत चलकर गई है x माइनस वाई की स्पीड से, तो चलकर जाने में कितना समय लगा होगा? इतना समय लगा, इतना समय लगा होगा। हाँ, इतना समय लगा होगा धारा के अनुकूल चलकर जाने में। ठीक है तो 24 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल चलकर गई है, तो वास्तव में देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल जाने में इतना समय लगा होगा। ठीक है, अब दोस्तों वापसी में वो 28 किलोमीटर चलकर आती है, धारा के अनुकूल चलकर आती है 28 किलोमीटर, और किस स्पीड चलकर आती है? कभी देखिए धारा के अनुकूल देखा जाए तो वास्तव में वो x प्लस वाई की स्पीड चलकर आती है। अगर दोस्तों चलकर आती है 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आती है 28 किलोमीटर, तो आने में कितना समय लगा? कभी देखिए x प्लस वाई की स्पीड चलकर आ रहा है 28 किलोमीटर, तो इस प्रकार देखा तो 28 किलोमीटर चलकर आने में धारा के अनुकूल इतना समय लगा होगा। तो 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में और 28 किलोमीटर अनुकूल आने में देखा जाए तो प्रतिकूल जाने में इतना समय लगा था, 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में इतना समय लगा था, लेकिन 28 किलोमीटर चलकर आने में इतना समय लग रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रतिकूल जाने में और 28 किलोमीटर चलकर आने में धारा के अनुकूल इतना समय लगा है। हाँ, इतना समय लगा है। आपको मेरी बात समझ में आया? हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो ये आपको मिलाकर 6 घंटे का समय लगा, मतलब ये बराबर है 6, मतलब ये बराबर है 6।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया नहीं। दोस्तों ये तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया, आपको इस कुछ नहीं करना है, आपको इससे कुछ नहीं करना है, आपको इससे कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसे दूसरे तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई को a मान लीजिए, x प्लस वाई को b मान लीजिए, तो आपका एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। फ्रैक्शन वाला ये जो हमारा फ्रैक्शन वाला इक्वेशन है, फ्रैक्शन वाला जो एक्सप्रेस ये हमारा समीकरण है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों दो बार आपको करना पड़ेगा, तो फायदा क्या है, दो बार आपको करना पड़ेगा, फायदा क्या है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको छेड़खानी नहीं करना है, यहाँ पर आपको छेड़खानी नहीं करना है। ये तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आ जाइए, दूसरे स्टेप पे आ जाइए, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब यही नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर जाती है और 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आती है, तो उसे 13.5 घंटे का समय लगता है। हम दोस्तों एक बात बताइए, अगर नाव जो है धारा के विपरीत चलकर आए, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर चलकर आए, तो उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत, वो देखिए धारा के विपरीत वो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर आ रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 30 किलोमीटर अगर धारा के विपरीत चलकर आता है नाव, तो इतना समय लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर धारा के अनुकूल चलकर 21 किलोमीटर जाए तो कितना समय लगेगा? तो देखिए धारा के अनुकूल वास्तव में एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर जा रहा है। तो इस प्रकार देखा तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर, तो देखिए धारा के अनुकूल वास्तव में एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। और तो 21 किलोमीटर की दूरी अगर धारा के अनुकूल चलकर जाता है, तो वास्तव में 21 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर जाने में इतना समय लगेगा। हाँ, तो 30 किलोमीटर अगर धारा के प्रतिकूल चलता है, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलकर जाता है, तो इतना समय लगेगा। 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल अगर चलकर आता है, तो इतना समय लगेगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में और 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आने में कुल मिलाकर इतना समय लगा है। हाँ, इतना समय लगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 13.5 घंटे का समय लगा है, 13.5 घंटे का समय लगा। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने दो समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरण को सोल्व करना है, हमें इन दोनों समीकरण को सोल्व करना है। कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं। एक बात बताइए मुझे, एक बात मुझे बताइए, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, ये 13/2 प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर एक पूर्णांक होता, अगर दोस्तों यहाँ पर इसमें एक पूर्णांक होता, तो इसका मतलब यही है कि दोस्तों ये अगर बाई चांस यहाँ पर एक पूर्णांक होता, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो x माइनस वाई है इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया है और x प्लस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया है, तब जाके हमें पूर्णांक मिला है। दोस्तों अगर यहाँ पर पूर्णांक होता तो इसका मतलब क्या होता कि x माइनस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x प्लस वाई ने भी इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और उन दोनों पूर्णांकों को जोड़ा गया होगा, तब पूर्णांक मिला। हाँ, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है कभी। हाँ, ऐसा तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वैसा बनाने की कोशिश करो जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। बताओ अगर मुझे यहाँ पर पूर्णांक बनाना है, यहाँ पर मुझे पूर्णांक में लाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अगर पूर्णांक में लाना है आपको, तो 2 यहाँ से हटाना चाहिए। 2 कैसे हटेगा? अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इधर करता हूँ तो 13 हो जाएगा, इधर 2 से करूंगा तो 13 हो जाएगा। हाँ, लेकिन इधर कितना होगा? यहाँ पर देखेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं। मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, थोड़ा भागी तो किया है। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है भैया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपसे अनुकूल प्रतिकूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुकूल प्रतिकूल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अनुकूल प्रतिकूल की बात बार बार करूंगा तो मैं खुद कंफ्यूज जाऊंगा, ठीक है। दोस्तों हमारा पूरा फोकस किस पे हो गया? हमारा पूरा फोकस है एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालने में और एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालने में। आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये पूर्णांक में हमें कब प्राप्त होगा? भैया देखिए जब x माइनस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x प्लस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा, तब हमें 6 मिला है, ठीक है। इसी प्रकार ये पूर्णांक मुझे कब मिला होगा? देखिए जब x माइनस वाई ने 16 को पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x प्लस वाई ने 42 को पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा, तब हमें ये पूर्णांक में 13 मिला होगा। तो ये तो बात हमारी कंफर्म होगा कि भैया x माइनस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो 24 को डिवाइड कर रही है। तो ये बात तो हमारी कंफर्म हो गई कि भैया x माइनस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो 24 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पर x माइनस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी बात कंफर्म हो गया कि भैया x प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो 28 को डिवाइड करेंगे और x प्लस वाई यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू जो 42 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा प्राथमिकता होनी चाहिए x प्लस वाई की वैल्यू निकालने की। ऐसा नहीं है कि अगर आप x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी तरीके से तो नहीं होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कोशिश करना है x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो ज्यादा होती है धारा के प्रतिकूल की तुलना में। हाँ, धारा के अनुकूल अगर व्यक्ति चल रहा है तो धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो ज्यादा होगी धारा के प्रतिकूल चलकर धारा के प्रतिकूल की तुलना में, ठीक है।
हमारा पूरा फोकस है एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई जो है 28 को भी डिवाइड कर रही है, और एक्स दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई जो है 28 को पूरी तरह डिवाइड कर रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई जो है 42 को पूरी तरह डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, मतलब देखें तो एक्स प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू जो 28 को भी पूरी तरह डिवाइड कर रही है, और यहाँ पर देखें तो एक्स प्लस वाई जो है एक ऐसी वैल्यू जो 42 को डिवाइड कर रही है। मतलब यही है कि एक्स प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू जो 28 और 42 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है। अगर दोस्तों एक्स प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू जो 28 और 42 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है, तो हम कह सकते हैं ये एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 28 और 42 का एचसीएफ होगा। 28 और 42 का एचसीएफ होगा। क्या होगा? 28 और 42 का एचसीएफ होगा, या एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा, क्योंकि दोस्तों एचसीएफ या एचसीएफ का कोई फैक्टर ही 28 और 42 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। अगर दोस्तों एक्स प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू जो 28 और 42 को दोनों तरीके डिवाइड कर रही है, दोनों को डिवाइड कर रही है, तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी 28 और 42 का एचसीएफ होगा, या एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा। ये बात कन्फर्म हो गई। तो 28 और 42 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए अगर मैं 28 और 42 का एचसीएफ निकालता हूँ, तो अगर इसे मैं डिवाइड करता हूँ तो 14 दूनी 28, 14 42, तो इस प्रकार आ रहा है 14। हाँ, इस प्रकार देखा तो एचसीएफ तो आ रहा है कितना? 14 आ रहा है। मतलब देखा तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? 14 हो सकती है कि नहीं होगी? हाँ, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 14 होगी। ये तो हम जब सोल्व करेंगे, हम अपना चेक करेंगे पूरा, तब हमें पता चलेगा कि भैया एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? 14 होगी कि नहीं? 14 होगी कि नहीं? हमारी तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब दोस्तों हमें और कुछ करना है। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस वाई को हमने माना क्या था? देखिए ये एक्स प्लस वाई देखा तो धारा के अनुकूल नाव की चाल है। हाँ, मतलब देखा तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बात समझ में आ रही? एक बात बताइए, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलकर गया था और 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आया है, और कुल मिलाकर 6 घंटे के समय। दोस्तों 28 किलोमीटर जो चलकर आया है धारा के अनुकूल, वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। अगर 28 किलोमीटर दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है, तो 28 किलोमीटर की दूरी को चलकर आने में कितना समय लगा होगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे का समय लगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई। ये बातें समझ में आ गई होगी? हाँ, तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चलकर आने जाने में, दोस्तों धारा के प्रतिकूल चलकर जाने में और धारा के अनुकूल चलकर आने में कुल मिलाकर 6 घंटे का समय लगा था, जिसमें से 2 घंटे का समय लगा था धारा के अनुकूल चलकर आने में। तो धारा के प्रतिकूल चलकर जाने में कितना समय लगा था? देखिए 6 घंटे अनुकूल और प्रतिकूल जाने में दोनों मिले। देखिए धारा के प्रतिकूल चलकर जाने में और धारा के अनुकूल चलकर आने में कुल मिलाकर 6 घंटे का समय लगा। उसमें से 2 घंटे देखा जाए तो 2 घंटे लगा है धारा के अनुकूल जाने में। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल जाने में उसे कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लगा। हाँ, ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल देखा जाए तो 24 किलोमीटर चलकर गया है। हाँ, और आप अभी को कह रहे हैं कि ये धारा के प्रतिकूल चलकर जाने में 4 घंटे का समय लग रहा है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वो वास्तव में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वो 24 किलोमीटर 4 घंटे में चलकर गया है। अगर तो धारा के प्रतिकूल वो 24 किलोमीटर 4 घंटे में चलकर गया है, तो 1 घंटे में कितना चलकर गया है? तो देखिए धारा के प्रतिकूल देखा जाए तो 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर चलकर गया है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वो वास्तव में x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर देंगे, हमें कोई दिक्कत पसंद नहीं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो 13 के ही आएगा, 13 के ही आएगा। ठीक है, आप चेक करना है, चेक कर लीजिए, गलत नहीं है। यहाँ पर रखता हूँ मैं तो आएगा 10। यहाँ पर अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू रखता हूँ 14, तो आएगा 3, और 10 में 3 जोड़ूंगा 13। दोनों समीकरण क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब दोस्तों इसी में सोल्व कर लेता हूँ। x प्लस वाई की वैल्यू पता है, x माइनस वाई की वैल्यू पता है, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। हाँ, हमसे पूछा है नाव का शांत जल में वेग कितना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अगर शांत जल में नाव का वेग निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, आ जाएगा। तो मैंने जोड़कर आधा कर दिया। 14 6 क्या ना होता? 14 6 होता 20, 20 का आधा कितना होता? 10 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो शांत जल में नाव की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो ये बता दिए हो, मुझे बता दो धारा की चाल कितनी थी। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर 8 का है, और 8 का मैंने आधा कर दिया तो 4 आया। मतलब धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आशा करता हूँ कि ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई हैं। आशा करता हूँ कि ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों ये आपका पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो चुका है, धारा बोथ एंड स्टेट। ठीक है, तो हो सकता है कल या परसों से हम नए चैप्टर के साथ मिले। ठीक है, इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। आशा करता हूँ तो आज क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर तो आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।